Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू मैं तो सुन रहा था, मैं भी याद कर रहा था। सर वो मिस हो गया था ना, इसलिए पूछ लिया। नो इश्यू, जल्दी से निकाल के बैठो। क्या असाइनमेंट आज खत्म करते हैं, जब आपके डाउट खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर आगे की बात होगी। चलिए शुरू कर दो। तो डाउट कर ले लेना। बेटा कल कभी आया आज तक? सर कल तो हम लोग 8 बजे वहीं पे थे, उसके बाद मतलब क्वेश्चन कुछ थोड़े से हो पाए घर आके। ठीक है, जिनके जो क्वेश्चन है वो बता देते हैं उसके बाद। ओके सर। ओके, टुडे वी विल डिस्कस। कल आदित्य तिवारी जी का क्वेश्चन बच गया था। व्हाट वाज द क्वेश्चन? आदित्य जी बताइए क्वेश्चन क्या है? सर 28, 29, 30 ये क्वेश्चन है। अब वो अगर नहीं हुआ आपसे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि बच्चे ने नहीं किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये 28 जल्दी से रीड करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? रीड इट। सर, if modulus of z minus 4 plus 3 iota smaller than or equal to 2, then the least and greatest value of modulus z are। ठीक है, तो जब आप इसको सोचते हैं तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू कह रहा है। कल भी हम लोगों ने एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला था, तो उस समय हमने किस मॉडुलस इनइक्वालिटी का यूज किया था? यू नो अबाउट इट। किसका यूज किया था जल्दी से बताइए। ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का हमने यूज किया था। प्लीज ऑन योर वीडियोस फास्ट, अदरवाइज ऑफलाइन क्लास में एकदम से। तो हमारे पास है कि मॉड जेड, आगे बता दो जेड प्लस क्या है? +3 आयोटा या -3 आयोटा? सर z minus 4 plus 3 iota। -4 + 3 iota इज लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ। तो हमें कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर सकते हैं। देयर आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, वन इज जेड, अनदर वन इज 4 - 3 आयोटा, और दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे हम z - 4 + 3 आयोटा को 2 पार्ट में समझ सकते हैं, ठीक है। एक हो गया z जिसके बारे में अपने को पता लगाना है, दूसरा हो गया -4 - 3 आयोटा। माइनस ले लिया और ब्रैकेट में ले लिया, क्या ले लिया? 4 - 3 आयोटा। अभी जो कह रहे हैं ध्यान से सुनना, फिर थोड़ी देर के बाद नहीं कहना सर 4 - 3 आयोटा, वहां पे 4 + 3 आयोटा था। तो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि इसको हम लिख लें z - 4 - 3 आयोटा, ठीक है। तो मतलब हमने जो कहा वो ये कहा कि z - 4 - 3 आयोटा, इस तरह से हमने लिख लिया और लेस देन इक्वल टू। तो बस ब्रैकेट का है, ब्रैकेट यूज कर लिया, अप्लाई कर लिया, तो बस ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो मॉडुलस इनइक्वालिटी है वो हमसे क्या कहता है? हमसे ये कहता है भैया कि मॉडुलस का ट्रायंगल इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक तो जेड है और दूसरा क्या है बेटा? 4 - 3 आयोटा है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या होता था मॉडुलस इनइक्वालिटी श्रेष्ठ से? सर मॉडुलस इक्वालिटी सर ये होती थी कि z - z2 अगर दिया हुआ है तो
और वो किसी से कम दिया हुआ है, तो फिर जो इनइक्वालिटी के बाद है वो 2 इंटू मॉड जेड माइनस मॉड जेड 2 हो जाएगा। यही पढ़ते लिखते नहीं हो भाई? वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। 2 घंटे का क्लास सर भूल गया मैं। भूल गया? यही तो बोलो, गलत बात ना। मतलब किसी चीज के लिए आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो बेटा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप समझो बात को, ऐसे भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा ना। अभी कल मेरे पास फोन आया था एक बच्चे का कि बस सर मेरे को अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आप अगर समझते हो ये चीज यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं खत्म होगा। कॉम्प्लेक्स का पार्ट 2 भी है ना, तो कॉम्प्लेक्स का पार्ट 2 में थोड़े करेंगे 11th 10 से शुरू करेंगे। जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे करते हैं कि 10 से शुरू करेंगे, फिर से आयोटा क्या होता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में तो इसके बाद से ही शुरू होगा ना बेटा, क्योंकि जो चीज 10 से शुरू होता है वो हमें पता रहता है कि चलो आपने ठीक से किया होगा कि नहीं किया होगा, तो चलो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से चलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। बताओ हर्ष आनंद, मॉडुलस इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉडुलस का क्या होता है? तो उसमें ये होता है कि मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 is greater than equal to mod mod z1 plus z2। क्या हो रहा है? क्लास एकदम से डिफरेंट डायमेंशन की क्लास है, तभी तो नहीं समझ में आता है मुझे। देखो क्या है ना कि बेटा, पिछला वाला कैरी नहीं करेंगे अगर, तो फिर आपको दिक्कत आएगी ना। कैरी करना जरूरी है ना। अब मैं यूज कर दूं, आप कहोगे कि सर आखिरी में समझा दो, तो आपको शुरुआत ही नहीं समझ में। आदित्य तिवारी क्या होता है? सर modulus of z1 minus modulus of z2 is smaller than or equal to modulus of z1 minus z2 is smaller than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2। तो इसको इसको नाम क्या दिए थे बेटा? ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिए थे। नाम दिए थे, इसका नाम क्या दिए थे? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, और ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉडुलस का है, ये बहुत ही हेल्प करता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, चलो उसके लिए तो हम बाद में बात करेंगे। अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मुश्किल से आधा सेकंड का क्वेश्चन है, आधा सेकंड, उससे भी ज्यादा नहीं है। इसका मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो 3 7। ये आप भी ऐसे ही फटाक से बता सकते हो, इसको देखते ही आप बता सकते हो। ओके, लेकिन बात ये होती है कि इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट नहीं आएगा ना। डायरेक्ट कभी आता है? नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम जो अभी सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो हम अगला लाइन लिखेंगे कि हम इसके बारे में, इस पे फोकस करेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस। अच्छा, तो ये हमारा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस क्या हो गया बेटा? मॉड 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। बट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड z माइनस मॉड 4 माइनस 3 आयोटा, और इसका क्या होता है? मॉडुलस होता है। तो वी जस्ट यूज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यहाँ पे हमने z1 को z ले लिया और z2 के क्या ले लिया बेटा? 4 माइनस 3 आयोटा। इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी में उठा के सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम वैल्यू जो z माइनस 4 प्लस 3 आयोटा जो दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। 2 है या 2 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लेके कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास दिखाई देता है मॉड ऑफ मॉड z माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। मॉड 4 माइनस 3 आयोटा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 इज लेस देन इक्वल टू, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है 2 ले लेते हैं, इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया? मॉड z प्लस क्या हो गया? 5। तो इस इनइक्वालिटी को देखते हैं तो इसमें 2 पार्ट होता है। इट हैज 2 पार्ट।
एक तो लेफ्ट वाला पार्ट है, एक राइट वाला पार्ट है। तो हमेशा याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में कभी आंसर आएगा राइट वाले पार्ट से, कभी आएगा लेफ्ट वाले पार्ट से। और मॉड जेड जो होता है, मॉड जेड के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि मॉड जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड जेड हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मॉड जेड तुम्हें देखने में अच्छा नहीं लगता है तो मॉड जेड को टी ले लो, फलाना ढमाका ऐसे करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गया। पहला केस हमारा क्या हो सकता है? केस फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? केस फर्स्ट, जल्दी से बोलो, केस फर्स्ट सॉल्व करो। मॉड जेड अब +5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करो कि बताओ कि जेड क्या हो सकता है, मॉड जेड क्या हो सकता है। नहीं, पेन पेन पेन, दिमाग नहीं चल रहा है, पेन पेन यूज करो, पेन, PEN, पेन। पहले लिख लो और फिर सोचना शुरू करो। संस्कार कहाँ गया? संस्कार है क्लास में आजकल कि नहीं है? सर z is greater than equal to 3। जेड की मॉड जेड? मॉड z तो सर दोनों equal एक to बात होती है, दोनों एक ही बात होती है। नहीं सर, मॉड z is greater than equal to -3 आएगा, तो -3 तो हो ही नहीं सकता। तो 0 से इन्फिनिटी लेंगे उस केस में। मैंने आंसर नहीं पूछा, मेरे को एक बच्चे ने कहा, बड़ा अच्छा कहा सर जैन ने, कि मॉड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ गया। उसके बाद का कंक्लूजन, हाँ यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है सर जैन। यहाँ यही मैं कहता हूँ, ये लिख लो, इसके बाद बताओ। हाँ तुमने क्या बोला? जरूर इन्फिनिटी क्या बोला? सो मैं कह रहा था कि मतलब नेगेटिव में मॉड के लिए हो नहीं सकती कभी, तो नेगेटिव से बड़ी लेंगे, इनकी 0 से इन्फिनिटी ले लेंगे उस केस में। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, एकदम से कंसेप्ट की ऐसी की तैसी हो गई। चलो आगे बताओ। हाँ, z belongs to r। जेड नहीं, मॉड जेड जो होगा, जेड तो आर है ही नहीं, जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई। जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान से देखो, ऐसे दुखी होगे क्यों? Yes देखो, sir। कोई बड़ी बात थोड़े कहते हैं, ये ऑलवेज करेक्ट है, किसी भी जेड के लिए करेक्ट है। Yes sir। यानी मॉडुलस जेड का वैल्यू क्या होगा? मॉडुलस जेड का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तुमको कह रहा है कि भाई ये मुझे बता दे कि -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू जेड कौन होगा। सर कह रहे हैं कि कोई भी जेड ले लोगे ना तो उसका जब मॉडुलस निकालोगे तो हमेशा क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेट, तो कभी होगा नहीं, तो ग्रेटर देन क्या होगा? माइनस, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इधर से तो मतलब जेड कुछ भी हो सकता है, मॉड जेड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0, 1.2, 1.3 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो इधर तो हो गया, इधर से कंक्लूजन तो आया नहीं। इधर से अगर देखेंगे तो मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा? सबसे छोटा वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू डोंट नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इधर से हमें कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि राइट हैंड साइड तो है इसका बेकार है। मतलब बेकार इसलिए है क्योंकि वो कहता है वो बता नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इसको हम बेकार वैल्यू कहते हैं। तो ये हो गया, ये भाई साहब हमें कुछ नहीं बता पाए। तो अब दूसरे भाई साहब कौन बैठे हुए हैं पीछे, लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठे हुए हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। केस 2 के मॉड z smaller than equal to 5 आ जाएगा उसमें। मॉड जेड -5 इज लेस देन इक्वल टू 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके मत देखो, बड़ी बातें नहीं पूछ रहे हैं। सबसे पहले बाहर वाला मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होता है? मॉड z -5 less than equal to 2 and -2। 2 और -2, ऐसे थोड़े हो, थोड़ा सा और ठीक करो ना, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। अच्छा, मॉड x इज लेस देन 5 होता है तब क्या लिखते हैं? x को कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं? -5 to 5। हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। ये वो वाला नहीं, वो वाला चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बदल, ऐसे नहीं बदल नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना? कैरी होगा, एडिशन 1 + 1 2 ही होगा। अब ऐसा नहीं कि 12th में आके 1 + 1 19 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अगला लाइन क्या लिखेंगे कि मॉड जेड जो होगा, कहाँ से मॉड जेड -5 कहाँ से कहाँ तक होगा? -2 से लेके कहाँ तक? -2 से 3।
वेरी गुड। तो मॉड जेड कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, जल्दी से बोलो, 3 से लेके कहाँ 3 to 7. उधर तो हमारा दूसरा वाला पार्ट कुछ भी दे रहा था, वैल्यू कुछ भी दे रहा था 0 से लेके इनफाइनाइट, इधर दे दिया 3 to 7। तो एक्चुअल मॉड जेड का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, मॉड जेड का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा 3 to 7। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है, सबसे कम वैल्यू कौन सा लेगा, 3 लेगा, और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या ले लेगा, 7 ले लेगा। तो बस यही है इसका कंसेप्ट, ठीक है। अब इतनी बातों को समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा, अब कहोगे कि सर आपने तो पहले ही बता दिया था 3 to 7, तो उसका एक रीजन ये है कि मैंने इस क्वेश्चन को कई बार किया, ठीक है, वो रीजन नहीं है, उस रीजन से आपको कोई मतलब है नहीं, मतलब है। दूसरा जो होता है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब देखेंगे ना, सब लोग दुखी का है, क्या हो गया, मतलब घर बैठते हो तो एकदम से दुखी हो जाते हो, क्या हो गया, दुखी नहीं हो। तो दूसरा दूसरा जो पार्ट है ना, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा जाता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से देखोगे ना, तो ये फटाफट 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 कैलकुलेट हो जाता है, उसमें दो बातों की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी पकड़ में आ जाए, कुछ बच्चों को 2 साल के बाद पकड़ में आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पकड़ में सबको आता है। अब यहाँ पे देखो कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, सर्कल पढ़ा हुआ है, सर्कल वर्कल पढ़ा हुआ ना 8, 9, 10th में, कभी न कभी नाम तो सुना ही होगा सर्कल का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेकिन सर्कल नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन सर्कल में हम एक चीज हमेशा जानते हैं कि सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट होता है वो सेंटर से हमेशा इक्विडिस्टेंट होता है, जिसको हम रेडियस कहते हैं। ये तो पढ़ा हुआ है ना कि सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंट होता है, यानी वो किसके इक्वल होता है, रेडियस। ये हो गया, ये लिख लिया, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। यस सर। इसका हाँ अल्टरनेट सर ये हो गया। अल्टरनेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अल्टरनेट सॉल्यूशन। ये हो गया, इसको हटा दूं, इसको इरेज कर दूं, नहीं तो फिर थोड़ी देर के बाद कुछ देर के बाद घूम गया होगा। चलो, अब ये क्वेश्चन था हमारे पास, ऐसे लिखा हुआ है कि मॉड जेड माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब ये इसका जो इंटरप्रिटेशन है ना, लेस देन इक्वल टू 4, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इस इंटरप्रिटेशन को हम लोग समझते हैं कि व्हाट डज इट इम्प्लाई, क्या इम्प्लाई करता है। तो ये इम्प्लीकेशन क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है इसका, तो देखते हैं हम लोग। एक बात करते हैं कि मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल को ले जाते हैं। मान लो सर्कल के सेंटर कोई बोल दो अल्फा बीटा है, सर्कल का सेंटर क्या है, अल्फा बीटा। अब मान लो उसका रेडियस आर है, क्या बोला, सर्कल का सेंटर क्या है बेटा, अल्फा बीटा, और रेडियस क्या है, आर है। इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत है, सेंटर बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो सेंटर का क्या लिखना होगा, कोऑर्डिनेट लिखना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो सेंटर का क्या लिखना होगा, कोऑर्डिनेट लिखना होगा। और रेडियस तो 3, 4, 5 ऐसा ही टाइप का आएगा। तो लेंथ को हमने क्या सपोज कर लिया, आर सपोज कर लिया। तो मान लो ये सर्कल है, अब बेटा वो बुक में नहीं लिखा हुआ है, सामने देखो, बोर्ड देखो, ये सेंटर है, सेंटर मान लो अल्फा कॉमा बीटा है, और मान लो इसका रेडियस जो है वो आर है। और कोई कहता है कि सर्कल का इक्वेशन निकालो जी, ठीक है। तो तुम लोग सब लोग जानते हो कि सर ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे पी पॉइंट डाल दें जो एक्स कॉमा वाई है, क्या है बेटा, जल्दी से बोलो फटाक से, एक्स कॉमा वाई। तो हम कह देंगे कि सेंटर को, अगर मान लो सपोज करो मैं सेंटर को ले लेता हूँ ए, तो कहोगे सर एपी का जो डिस्टेंस होगा, एपी का, वो हमेशा क्या होगा बेटा, आर के इक्वल होगा। बोलिए हाँ, हाँ बोलिए, क्योंकि एपी डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो लगाओ लगाओ, अल्टरनेट मेथड लिख लेना, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। आता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि वो भी नहीं आता है, क्या होगा, x माइनस क्या, जल्दी से x माइनस सर r, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका क्या हो गया, हमें कैसे दिखा दिया, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस क्या दिखा दिया, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिखाई दे दिया, r स्क्वायर दिखाई दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो ये जो होता है वो क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलो, क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहली बात।
पहली बात ये क्लियर है कि ऐसा अगर कहीं पे लिखा रहेगा तो वो क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। ओके, नाउ दूसरी बात है कि मान लो कोई सर्कल है, ऐसे सर्कल है, और ये मान लो एक्सिस है, ये तुम्हारा सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा सपोज करो कौन सा एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस है। अगर मैं कह दूं कि ओरिजिन से इसका मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस कौन होगा, तो हमारा जो ये सेंटर होता है ना, जैसे ये लाइन जो होता है ना, तो ये पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। और कोई भी पॉइंट लोगे ना तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, पर देखो ना ध्यान से, ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। उनमें सबसे सबसे पहले पॉइंट कौन आएगा, ये कहाँ से पास होगा, ये लाइन कहाँ से पास होना चाहिए बेटा, सेंटर से पास होना चाहिए। तो सेंटर से जो, यानी यहाँ पे OA क्या होगा, OA कौन सा डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस। और OB क्या होगा बेटा, जल्दी से बोलो, OB क्या होगा, जल्दी से बोलो फटाक से, कौन सा डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। maximum distance. ये विजुलाइज हो पा रहा है? आप चाहो तो इसको कोई भी और सोच के देखो। अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे किसी भी पॉइंट से, अगर सर्कल का किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम या मिनिमम, मान लो कोई सर्कल है ऐसे, देखो ध्यान से, दूसरी बात देखो, कोई सर्कल ऐसे है, यहाँ से कह रहे हैं इसका मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस निकालो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है कि इसका क्या करना है, सेंटर से पास करता हुआ एक सेकेंड ड्रॉ कर देना। यहाँ पे OA मिनिमम हो जाएगा, अगर O की बात कर रहे हैं, OA क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा, OB मैक्सिमम। और कोई तरीका नहीं है मैक्सिमम निकालने, जो आखिरी छोर पे रहेगा वही तो मैक्सिमम होगा। तो हमेशा क्या, कहाँ से पास करवाया जाता है, सीकेंड को कहाँ से पास, सीकेंड समझते हो ना, जो सर्कल को 2 पॉइंट, ऐसा लाइन सेगमेंट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जो सिंगल पॉइंट पे टच करता है उसको टेंजेंट कहते हैं। 8, 9, 10 में था ये कंसेप्ट। Yes, sir. करना है, एक सीकेंड ड्रॉ करना है, कहाँ से पास होता हुआ, सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाए। कहोगे कि सर इसका रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है, हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है कि हमारा 11th क्लास जो है ना, 11th क्लास का मैथमेटिक्स बहुत ही आपस में मिक्स है। जैसे 10th में हम पढ़ते थे ना, एक चैप्टर पढ़ते थे वो खत्म, दूसरा चैप्टर पढ़ते थे वो खत्म, तीसरा, मतलब इंटरकनेक्शन बहुत कम टॉपिक्स में था। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे थोड़ा सा अलजेब्राइक आइडेंटिटी वगैरह यूज होता था, स्टैट्स पढ़ते थे अपना अलग स्टैट्स का एग्जिस्टेंस था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो वो अपना अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे अलग लीनियर इक्वेशन था, पॉलिनोमियल पढ़ते थे पॉलिनोमियल अलग था। ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या है, अब जब 11th में आओगे ना तो इंटरमिक्सिंग है टॉपिक्स। कहोगे सर इसका रिलेशन अभी जो आपने सिखाया है तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मतलब है। अच्छा, अगर मान लो हम मॉड निकालते हैं, मॉडुलस अगर निकालते हैं, तो मॉडुलस में क्या निकलता है, मॉड जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। याद करो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताए थे ना, क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताता है। यस सर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस जब भी निकालना होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बीच का डिस्टेंस जब भी निकालना होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मॉड Z1 माइनस Z2। तो लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से लिंक करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर is represented by mod Z1 minus Z2. Distance between two complex number represented by mod Z1 minus Z2. मतलब अगर मान लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें निकालना है तो इसको लिख लोगे mod Z1 minus Z2। आपको कहोगे कि सर ये बातें पल्ले नहीं पड़ी कि ये क्या है, इधर वाला इरेज कर दे बेटा, इधर वाला इरेज कर दे। Yes, अब sir. यहाँ पे मान लो सपोज, देखो ध्यान से समझोगे ना तो शॉर्टकट इसी से बनता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने mod Z1 माइनस Z2 लिखा, मान लो Z1 जो है वो हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 है और Z2 जो है हमारा x2 प्लस आयोटा y2। अच्छा, तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, यही ना होगा। तो mod Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल होगा, जल्दी से बोलो, रूट अंडर क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला तुमको दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये फॉर्मूला देखा हुआ ना, इस फॉर्मूला को कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, डिस्टेंस। Distance formula. बड़ी बात तो है नहीं,
समझ में आ गया ना? तो ये तो डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है। तो अब तक हमने कलेक्ट कर लिया कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो उस पर क्या निकाल लेना है? मॉडुलस निकाल लेना है। पहली बात क्लियर। सेकेंड, इसमें सर्कल क्या होगा? मान लो कोई कहता है कि इसका जो सेंटर है वो है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, और इसका रेडियस मान लो r है, और ये हमारा कोई z है x प्लस आयोटा y। तो ये डिस्टेंस अगर निकालना होगा, इसको z नॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? z नॉट। तो क्या लिखेंगे? मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? r के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि z नॉट और z के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? किसके इक्वल दिया हुआ है बेटा? r के इक्वल। जल्दी से फॉर्मूला क्रिएट करो, तो जल्दी से फॉर्मूला क्रिएट करो। मॉड z माइनस z नॉट, x1 minus x naught whole square phi naught whole square whole under root. वहाँ पे अल्फा बीटा है, तुमको x नॉट y नॉट दिखाई दे। सर अंडर रूट x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। सर इज इक्वल टू r। दोनों सर या z1 माइनस z नॉट का मॉडुलस। ठीक है, z1 माइनस z नॉट का मॉडुलस क्या आ गया हमारे पास? z1 माइनस z नॉट का मॉडुलस आ गया मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो फटाक से। रूट अंडर क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन किसके टाइप का दिखाई दे रहा है? सर्कल टाइप का दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इसका मतलब अगर कहीं Yes, पे sir. कहीं पे तुम्हें क्वेश्चन में ये लिखा रहे तो यहाँ पे इसके आगे लिख लोगे, जो मैंने राउंड किया अभी, इसके आगे लिख लोगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो होता है सर्कल का इक्वेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस। ठीक है, ओके ओके। अब पेन रोक देना, मतलब इसको लिखने के बाद पेन रोक दो, और फिर हम लोग एक बार ओरली डिस्कस करते हैं। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। सेंटर तो भाग भाग के नहीं होता है ना, सर्कल में हमेशा सेंटर एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, सर्कल का डेफिनेशन पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सेंटर का सर्कल का क्या है? Circle is a collection of the point which are equidistant from a fixed point. फिक्स। तो ये बिल्कुल सही बात कहा आपने, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट हमारा क्या हो गया? फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, और फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। कहोगे कि सर इनका लिंक अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उनके साथ कैसा है? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसका z नोट जो होता है वो क्या होता है बेटा? z नोट क्या होता है? सेंटर होता है। और r क्या होता है इसका बेटा? रेडियस होता है। r क्या होता है? रेडियस। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाए। तो अभी तक आपने देख लिया कि हमारे पास ऐसा दिया हुआ है मॉड z माइनस 4 माइनस 3 आयोटा जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। अब क्वेश्चन पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा दिखाई दे रहा है? मॉड z माइनस z नॉट इज लेस देन इक्वल टू r टाइप का दिखाई दे रहा है। लेस देन इक्वल टू r मतलब क्या होगा? पूरा सर्कुलर रीजन हो जाएगा। सर्कुलर रीजन यानी रेडियस से छोटा। तो रेडियस से छोटा हमेशा सर्कल के अंदर आएगा। सर्कल का कौन सा रीजन आ जाएगा? इंटीरियर रीजन। अच्छा, तो यहाँ पे सेंटर क्या होगा? ये तो भाई बाहर सरकमफेरेंस पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ये सरकमफेरेंस पे। और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? फेरेंस। और ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर। अब यहाँ पे देखोगे इसका आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर देते। 4 कॉमा माइनस 3 किस क्वाड्रेंट में होता है सर? जल्दी से बताओ किस क्वाड्रेंट में होता है? सर Fourth quadrant. तो सेंटर इसका हो गया 4 कॉमा माइनस 3, सेंटर हो गया। एंड व्हाट इज द रेडियस? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? ये 2 तक जा सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो सर्कल है
हमारा जो ये सर्कल है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। रुको 1 मिनट। तो समझ आ गया, उसमें 3 और मिनिमम वैल्यू वहां से 3 ऐड हो जाएगा, उसमें तो वो 3 हो जाएगा, और उसमें 4 में 3 ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया सेंटर। ठीक है, सेंटर क्या हो गया इसका, जल्दी से बोलो क्या हो गया, 4, -3। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये कहाँ तक जा सकता है बेटा, कहाँ तक जा सकता है, 2 तक जा सकता है बस। ठीक है, और अब देख लो इस डायग्राम को देख लो, हमें क्या करना है, हमें करना है भैया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना है, मतलब सेंटर से पास होता हुआ मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ निकालना है। ठीक है, अब कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको O कर लिया और ये P कर लिया, तो ये पूरा डिस्टेंस OP डिस्टेंस कितने के इक्वल होगा, ये 0,0 है, OP डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, OP इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी से बोलो, मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू OA। OA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोलो, OP माइनस PA। OP हमारा कितना है, जल्दी से बोलो, किसके इक्वल है, 5 और -2 इज इक्वल टू 3। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, OB हो जाएगा। OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP प्लस PB। OP हमारा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और PB 2 के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 7। तो इतना ही एनालिसिस से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहोगे सर जी Z कहाँ होगा, तो Z जो ग्रीन वाला पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसमें पूरा Z कहीं भी हो सकता है, इस Z भी इसके बीच में कहीं भी घूम सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पॉइंट पे होगा, A एंड B पे होगा। तो इसको इतने छोटे में करते हैं, बशर्ते कि कम्प्लेक्स पार्ट 2 आता रहे। तो कम्प्लेक्स पार्ट 2 में यही बातें सीखनी है। कम्प्लेक्स पार्ट 2 enhance us और enable us to create the shortcut for the questions. Okay, तो ये इसका हो गया छोटा सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन से बहुत ही आसान से 29 सर आपने कहा था कि बड़े सेकंड्स में निकल जाएगा इसका आंसर, लेकिन ये तो इतना बड़ा है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। इसका एक और तरीका है, पीछे से आंसर देखो, मार्क कर दो, सबसे आसान तरीका। इसमें तो ऐसे लिख देते तो हो जाता है, इतना ही लिखना है। सॉल्यूशन इसका दूसरा जो पार्ट है ना, वही सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट जो है सॉल्यूशन, उसके पीछे की बातें है ना, सॉल्यूशन को समझने के लिए कॉमन सेंस तो यूज कर बाबा। हाँ, इसमें कोई कैलकुलेशन है, सेंटर लोकेट करना है और डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें 50 सेकंड लगेगा, 50 दिन लगेगा निकालने में। सेंटर 4, -3, ओरिजिन से डिस्टेंस 5, 2 दिया हुआ है, 5 - 2 5 + 2 7, 7 और 3। सॉल्यूशन इतना ही है, इसमें पेन भी नहीं चलाना है, आपको समझाने के लिए पेन यूज किया गया है। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सेट डेटा के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मॉड Z1 कुछ लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बोलो। कैन वी प्रोसीड फर्दर? यस सर, लिखा हुआ है मॉड Z1। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बोलो। मॉड Z1 किसके इक्वल है, 2 मॉड Z2 किसके इक्वल है, 3 मॉड Z3 किसके इक्वल है, 4 4 2Z1 + 3Z2 + 4Z3 किसके इक्वल है, 4। अपने को जो वैल्यू निकालना है वो क्या निकालना है, जल्दी से बताओ। सर मॉड 8 Z2 × Z3 प्लस 27 Z3 Z1 Z3 Z1 प्लस 64 Z1 Z2। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। यस सर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ दिखाई उखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले देखो Z1 Z2 Z3। एक चीज़ और भी हमें जानकारी चाहिए
एक जो इसमें कंसेप्ट, तो पहले कंसेप्ट कलेक्ट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि जेड बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, मॉड जेड का स्क्वायर। पहला कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट इसमें जो यूज होगा, मॉड Z1 प्लस Z2 पे जो बार होता है ये लिख सकते हैं मॉड Z1 बार प्लस मॉड Z2 बार, और प्लस क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 प्लस Z2 भी लिख सकते हैं, मतलब इस इक्वल टू। यानी आप यहाँ से अगर कहीं पे दिया हुआ है कि मॉड Z1 प्लस Z2 ऐसे बार बार लिखा हुआ है अलग, तो इसको क्या कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो, मॉड Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू एक साथ कर सकते हो मॉड Z1 प्लस Z2। तो एक दूसरे कंसेप्ट इसकी जरूरत है। आप चाहो तो इसको कि जैसे देखो, एक सिंपल सा देखो, मान लो Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो Z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अच्छा, मॉड Yes, sir. इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड Z बार क्या हो गया, जल्दी से बोलो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई X square स्क्वायर। plus 5. इसका मतलब मॉड जेड हमेशा क्या होगा, मॉड जेड बार के ऊपर। अब ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा तो अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये हो सकता है कि हम इसी दो कंसेप्ट का यूज करेंगे। जेड बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, मॉड जेड के स्क्वायर के इक्वल होता है। और बार अगर सब सेपरेटेड होता है तो सबको कलेक्ट करके हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला देखो, ये तो अब अलग अलग तो कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं कि 8 इंटू मॉड Z2 Z3 जो आपने किया होगा प्लस 9, ऐसे नहीं होता है। प्लस बीच में रहता है तो ऐसी बातें नहीं होती जो आपने करके सोचा होगा, ठीक है। ठीक है, आप यही करके सोच रहे होगे कि सबको सर सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इन सब में से क्या करें, Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लें, जल्दी से Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लें। बताइए क्या क्या होगा, पहले में क्या होगा, 8 by Z1. Sir, 8 divided by Z1. 8 by Z1. करेक्ट। दूसरा, 27 divided by Z2. Z2. तीसरा, 64 by 62 divided by 4 Z3. divided by Z3. और आपने एक कंसेप्ट और सीखा होगा कि मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू Z3 अगर प्रोडक्ट में रहता है तो इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 चारों का मल्टीप्लीकेशन है, क्या लिख सकते हैं बेटा, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3। मॉड क्या लिख सकते हैं, 8 बाई Z1 प्लस क्या लिख सकते हैं 27 बाई Z2 और प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा 64 बाई Z3। अब थोड़ी सी राहत की सांस आई कि मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 तीनों बाहर हो गया, है ना, राहत की बात है ना ये, कि कुछ ना कुछ अब तो चलो ठीक है। अब केवल अंदर वाले पे फोकस करना बचा हुआ है। तो अंदर वाले पे फोकस करने के लिए आप देखोगे एक डेटा भी बचा हुआ है जिसका यूज नहीं हुआ है। देखो 3 डेटा का यूज हो गया ना, मॉड Z1 लिख लिया, मॉड Z2 लिख लिया, कौन सा डेटा बचा हुआ है, 2Z1 वाला। 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3 का मॉडुलस जो है वो वैल्यू केवल बचा हुआ है, ठीक है। तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो हम अंदर में जो बता रहे हैं आप करोगे, साथ में करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3। इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे 8Z1 बार अपॉन क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 27Z2 बार अपॉन क्या लिखोगे, मॉड Z2 का स्क्वायर लिखोगे, बोलो हाँ या ना। प्लस क्या लिखोगे 64Z3 बार अपॉन मॉड Z3 का स्क्वायर लिखोगे, बोलो। Yes, sir. बार इज इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। अब देखो मॉड Z1 का वैल्यू कितना है, देखो क्वेश्चन में कितना है, मॉड Z1 का वैल्यू 2 है। Sir, 2 है। तो मॉड Z1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बोलो, मॉड 4 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। मॉड Z1 किसके इक्वल है, 2 इंटू 3 इंटू 4, और इधर 2 3 जा 6 4 जा 24, डायरेक्ट लिखो, इतना माहौल क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो क्या लिखा 24 लिख दिया मॉड। यहाँ पे क्या हो गया 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो 2Z1 बार प्लस क्या लिखोगे 3Z2 बार प्लस क्या लिखोगे 4Z3 बार।
अभी बताया था सारा बार अगर अलग रहता है तो क्या हो जाता है, जल्दी से बोलो, सब एक साथ आ जाता है, बोलो हाँ या ना, हैं? और सारा जब एक साथ आ गया तो सारा हट भी सकता है, तो क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3। अब इसका वैल्यू तुम्हें मालूम है बेटा? सर एक बार ये बता दो 2Z1 बार कैसे? पहले लिखो, जो शुरू में कहते बताते उसमें सोया रहता, तो हो गया। शुरू में बताते तो उसमें सो के गुजारता है क्या? लिख लिया? लिख लो, बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत। यस सर। इसमें जितने कंसेप्ट बताए थे उससे एक ही बाहर कंसेप्ट यूज किया है, इसीलिए सबसे पहले कंसेप्ट का कलेक्शन जरूरी है। लिख लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। हो गया? हाँ, कौन सा, कहाँ से? सर ये 2Z1 बार इसके बाद कैसे आया? 4 2 8 होता है, Z1 स्क्वायर का वैल्यू क्या है वहां पे, क्या? अच्छा एक चीज होती है, देखो समझने का तरीका बता रहे हैं, कभी भी याद रखना, यहाँ और यहाँ में कौन नहीं दिखाई दे रहा है? स्क्वायर। क्या नहीं लिखा है तो? क्या नहीं लिखा है? Z1 का मॉड। मॉड Z1 का होल स्क्वायर। मॉड Z1 का वैल्यू कितना है? 2 उसका स्क्वायर 4 हो का जाएगा। स्क्वायर कितना होता है? सर समझ गया। अब देखो, लिंक करने का तरीका है ना, लिंक करने का तरीका है ना, वैसा कि नहीं पकड़ो, लिंक करने का तरीका। वहां दोनों में क्या नहीं दिखाई दे रहा है? मॉड Z1 स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मॉड Z1 स्क्वायर जब नहीं दिखाई दे रहा है तो मॉड Z1 स्क्वायर की वहां पे वैल्यू डालेंगे। मॉड Z1 के वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? 2 के इक्वल है। तो मॉड Z1 स्क्वायर के वैल्यू किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा। उसी तरह मॉड Z2 स्क्वायर कितना है? 3 9 के इक्वल है। 9 से 27 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। मॉड Z3 स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? 16 के इक्वल है। तो 16 से उसको डिवाइड करेंगे 64 को तो 4 आएगा। तो क्या हो गया बेटा? जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, क्या हो गया? 2Z1 बार प्लस क्या हो गया? 3Z2 बार प्लस क्या हो गया बेटा? 4Z3 बार। बार सारे एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए एक हिंट्स दे रहा हूँ, उसके हिसाब से करके आना। क्वेश्चन नंबर 30 है क्या, एक बार कोशिश करना। ठीक है, 2 क्वेश्चन बता दिया। किया था कल। नहीं, कल नहीं, आज कोशिश करना, कल खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, जल्दी से बताओ। मॉड Z प्लस 2YZ का होल, सॉरी Z प्लस 2YZ का होल मॉड इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2। तो क्या कह रहे हैं इसके मैक्सिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या हो गया? मॉड Z प्लस मॉड Z माइनस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, ट्वाइस ऑफ मॉड Z। इसका जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉड Z प्लस ट्वाइस ऑफ 2 बाई मॉड Z। 2 बाई Z इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? मॉड Z प्लस क्या हो गया? 2 बाई मॉड Z। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया मॉड Z माइनस क्या हो गया बेटा? 2 बाई मॉड Z इज लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू किसके इक्वल है? 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? मॉड Z प्लस क्या हो गया? 2 अपॉन मॉड Z। इसमें 2 पार्ट बनेगा, कौन कौन सा पार्ट बनेगा जल्दी से बोलो। एक तो हो जाएगा मॉड Z माइनस ट्वाइस अपॉन मॉड Z, इसका जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड Z प्लस ट्वाइस 2 अपॉन मॉड Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे सेकेंड पार्ट में, तो मॉड Z स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड Z। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे हो गया मॉड Z स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड Z और प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं मॉड Z स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड Z
plus 1 is greater than equal to 0. That implies mod z minus 1 whole square plus 1 is greater than equal to 0. तो इधर इधर क्या होगा, z कोई ही वैल्यू ले ले, ऑलवेज करेक्ट है इधर, तो इधर से हमें ये हमारे लिए क्या है, बेकार है। ठीक है, अब ये नहीं समझना कि हमेशा ये बेकार ही होगा, तो इधर इधर से हमें कुछ मिला ही नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम किस तरीके से करेंगे मैनिपुलेट, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mod z माइनस ट्वाइस ऑफ mod z इज लेस देन इक्वल टू 2। तो फिर इसके अंदर दो पार्ट बनेगा ना, दो पार्ट, बोलो हाँ या ना, कौन कौन सा पार्ट बनेगा, mod z माइनस क्या हो गया 2 अपॉन mod z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और दूसरा पार्ट बन गया mod z माइनस 2 अपॉन mod z इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा। अब इसको सॉल्व करने आता है ना, तो यहाँ पे लिखोगे mod z स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ mod z माइनस 2 क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरा हो जाएगा mod z स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, इधर माइनस ट्वाइस ऑफ mod z माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर पाओगे आप, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक बने आ गया, mod z को t ले लो और इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारे पास क्या है भाई, देखो किस तरह से लिखा हुआ है कि mod z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ mod z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करोगे तो mod z का वैल्यू हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 स्क्वायर, तो 2 से कितना हो गया 4 प्लस क्या हो गया बेटा 4 2 जा 8 अपॉन क्या हो गया बेटा 2, तो यानी mod z का यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, जल्दी से बोलो, -2 प्लस माइनस ये 12 हो गया तो 2√3 हो गया अपॉन 2, तो mod z का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया -1 प्लस माइनस क्या हो गया बेटा √3। अब यहाँ पे इसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट के लिए हमने देखा तो यहाँ पे आ गया कि z जो होगा बिलोंग करेगा, mod z कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 माइनस √3 जैसे पहले करते थे, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, -1 प्लस √3 से लेके कहाँ तक, जल्दी से बोलो, इनफाइनाइट तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह सेकेंड वाले को सॉल्व करके, एक छोड़ दिए, एक को सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, दैट विल गिव द आंसर। मिनिमम वैल्यू हो जाएगा √3 - 1, मैक्सिमम वैल्यू √3 + 1, ऐसे कुछ हो जाएगा। लिख लो, कर लो, लिखो बेटा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है सिंपल मॉडुलस इनइक्वालिटी यूज होगा। क्या यूज होगा इसमें बेटा, सिंपल मॉडुलस इनइक्वालिटी को यूज करना। सर पर आंसर में तो √3 + 1 है। क्या ये पूरा सॉल्यूशन हो गया, सोए हो कि जगे हो? आखिरी लाइन क्या बोला श्रेय राणा, जल्दी से बता दो यार, सबसे ज्यादा। लास्ट में कहा था कि ये जो इक्वेशन दे रखी दूसरी वाली, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से जो सोल्यूशन निकलेगा फिर कहते हैं इसका इंटरसेक्शन लेंगे पहली वाली इक्वेशन के सोल्यूशन के साथ और वहां से फाइनल आंसर निकलेगा हमारा। आंसर निकलेगा कहाँ से कहाँ तक बताया था, -1 प्लस √3 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 1 प्लस √3 तक। जो बोलते हैं वो भी सुनो बेटा, आधा अधूरा क्यों सुनते हो। सबसे कम सुनने वाला बच्चा श्री राणा था, उसको भी सुनाई दे दिया। बताओ, ये बच्चा भी सुन लिया। अच्छा, अब तुम उसको बीट कर रहे हो, कंपटीशन दे रहे हो कि चल अब मैं हूं तुम्हारे कंपटीशन, कैसे तुम्हें आगे निकलने दूंगा, तुमसे भी मैं कम सुनूंगा। काफी चेंज आ गया श्रेय में। सब हो गया। इतने में तो जो बच्चा बैठा हुआ है उसको सॉल्व करके देख लेता आंसर क्या है। भाई जो बाकी लोग तुम्हें समय दे रहे हैं, होमवर्क में मत ले जाए, यहीं पे सॉल्व कर ले, बाकी लोग टाइम दे रहे हैं तुम्हें। ठीक है, आखिरी तक पहुंच जा, टक 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 सॉल्व करके अपना निकल ले, जैसे अभी सॉल्व किया है। जल्दी कर फटाफट कर ले ना, सॉल्व करके निकल ले। बीच में जो होता है ना, बीच में जो टाइम लैग होता है उसमें अपना कंप्लीट कर ले, कोई होमवर्क मत रख, इसी में 3-4 क्वेश्चन भी मॉड्यूल खोल के रख, 3-4 क्वेश्चन भी कर ले, इससे तुम्हारा टाइम हमेशा बचता रहेगा और तुम्हें घर पे कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर क्लास। ठीक है, प्रीवियस पेज कर दो।
हाँ बहुत जल्दी, ये बहुत जल्दी आया। अभी अभी दिखा देगा बेटा प्रीवियस सर बोलो बेटा। सर इस क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया होता कि जो मॉड z प्लस 2/z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सर उस केस में क्या करते फिर? मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो वहां पे क्वेश्चन का जो मॉड z प्लस 2/z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उसके केस में हमारा सेकेंड वाला जो फेज है वो काम करेगा, ठीक है। और उसके केस में मैक्सिमम वैल्यू, उसके मिनिमम वैल्यू को यूज करके उससे बड़े ही वैल्यू होंगे ना, तो हमेशा देखो लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा तो मिनिमम वैल्यू यूज करेंगे। उसमें जब देखोगे तो आपके आंसर जो होंगे उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ठीक से यूज करना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो आज का क्या है कि इसके बाद आप तो करके आए हो। कल का क्लास जो होगा, कल के क्लास में डॉट पूछ लेना, आखिरी दिन है उसका डॉट पूछ लेना। यस सर, मैंने 35 तक किए थे। आज तक तुम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग है टॉपिक जो तुम लोगों को आता है। तो पहले सारे लोग वीडियोज ऑन करो तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, नहीं तो क्लास ही खत्म कर देंगे। बताओ वीडियोज ऑन करो जल्दी से। हाँ, तो हमारा जो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब 10th में हम लोग पढ़ते थे तो सबसे मुश्किल जो टॉपिक था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। कितना मज़ेदार टॉपिक था प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबको आता होगा, सबने मुझे पता है कि आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। इस टॉपिक को तो कम से कम सारे बच्चे अच्छे से करते हैं। एप टाइप का फीलिंग आता है, थोड़ा सा हमारे पूर्वजों की फीलिंग आती है, एप टाइप का फीलिंग आता है, तो उसको हमने अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसी में 2-3 बातें हम लोग 10th वाला जो सीखा हुआ है ना, उस 10th वाले से तुमको जान के बड़ी हैरानी होगी। तो तुम्हें जो 10th वाला सीखा हुआ है ना, उससे भी जेईई में क्वेश्चन पूछता है। स्कूल में तो पूछता ही है, जेईई में भी क्वेश्चन पूछता है। कहोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्ट ही तुम्हारे ऊपर मार सकते हैं और डायरेक्ट तुम हैंडल कर सकते हो अगर तुमने चीज़ों को ठीक से समझा हुआ। ये क्या है कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले होता है सीक्वेंस एंड सीरीज होता है। तो सीक्वेंस और सीरीज के बारे में हम लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे तुम लोगों ने बचपन में सीखा होगा, जब मेंटल एबिलिटी वाला टॉपिक हम लोग करते थे तो मानस ये हटा सही, सीधा होके बैठ, खड़े हो जाओ सारे लोग, सो रहे हो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप प्लीज, जल्दी फट, जो कहते हैं फटाक से करो, फायदा होगा। खड़े हो जाओ, चलो हाथ पकड़ो, जोर से खींचो, ऊपर खींचो, लंबे हो जाओ भाई। अरे हाथ पकड़ के खींच ऊपर, खूब खींच, एकदम से आराम से रिलैक्स हो गए, खींचो, जोर से सांस लो, अब बैठ जाओ। अब ऐसे ही बैठे रहना, एकदम से नींद लगा होगा। क्लास में रहते तो 4 बार जंप करवा देते, सोते नहीं बेटा, सोते छोटे, मतलब एकदम से लगे, जब भी कभी लगे ना कि एकदम से दिमाग काम करना बंद कर दिया ना, ये एक्टिविटी करो। जैसे हम भी ऑफिस में बैठे रहते हैं, जब नहीं मन लगता है तो ऐसे पकड़ के खींचा तो एकदम रिलैक्स हो जाता है दिमाग। कभी करके देखना, ठीक है। अब मन में जितनी भड़ास हो ना, जिसके बारे में सोच रहे हो उसके बारे में निकाल दिया करो मन के अंदर, ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने जो 9th-10th में सीखा था ना, तो एक हम सीखते थे मेंटल एबिलिटी का पोर्शन करते थे। वो जो मेंटल एबिलिटी वाला था तो उसमें एक होता था सीक्वेंस को पकड़ना, ठीक है। मेंटल सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चंस होते थे, कभी अल्फाबेटिकल सीरीज होता था, कभी नंबर सीरीज होता था। तो उसमें दिक्कत क्यों आती थी, लोग अपने मन में विचार कर लेते थे और वो सीरीज लिख देते थे। तो हमें क्या करना होता था, उसको डिकोड करना होता था कि सामने वाले ने क्या सोचा। तो उसमें 2 तरीके के होते थे, कुछ नंबर्स लिखे रहते थे सो दैट कि पैटर्न शुड बी वेरी क्लियर। अभी जो कह रहा हूं उसको मत सुनना, ठीक है, 2 साल के बाद सुनना, बाद में कहना सर सीक्वेंस समझ में नहीं आया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पैटर्न शुड बी वेरी क्लियर। तो पहला जो लिखने का तरीका है ना, जो पिछले साल के मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन थे ना, वो उसी के अकॉर्डिंग है। उसमें क्या करता था, मेंटल एबिलिटी वाले में क्या करता था, राइट फ्यू मेंबर्स, कुछ नंबर्स लिख देते थे, कुछ मेंबर्स को लिख देते थे, फर्स्ट टर्म लिख दिया, सेकेंड टर्म लिख दिया, थर्ड टर्म लिख दिया, फोर्थ टर्म लिख दिया, पूछ दिया 5th टर्म क्या होगा,
ठीक है, उसमें बड़े उल्टा पुल्टा गुणा गणित होता रहता था, पता चला स्क्वायर करके माइनस कर दिया 4, कभी क्यूब करके ऐड कर दिया, कभी क्यूब करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया, एक में 544 ऐड करके 333 माइनस कर दिया, ऐसे करके बहुत सारे काम तामझाम करते थे आप लोग, करते थे, बाद में देखते थे सॉल्यूशन जब डिस्कस होते रही, इसमें तो ये करना था। So there are many more things. Writing a sequence. Sequence is nothing else. It is the arrangement of the numbers separated by comma. पिछले साल हम लोग एक चीज गलती करते थे, उस जो गलत चीज क्या पढ़ते थे वो मैं बता रहा हूँ। गलत क्या था कि उसमें मैथमेटिकल नहीं था, सीरीज वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता था हम लोगों को। चाहे हम दोनों को कह देते थे सर सीक्वेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, सीरीज वाले कहते थे सीरीज वाला क्वेश्चन, लिखा होता था सीक्वेंस। अब इसका सीक्वेंस और सीरीज का एक बेसिक ही डिफरेंस है, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है 2 टर्म्स के बीच में, तो इसको सीक्वेंस कहते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसको कहते हैं सीरीज कहते हैं, जहाँ पे साइन ऑफ एडिशन और साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है किसी 2 टर्म के बीच में, किसी नहीं, हर एक टर्म्स के बीच में। ठीक है, तो दोनों का बेसिक अंतर समझ में है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि सीक्वेंस में कॉमा लिखा रहता है, कॉमा लगा रहता है, और सीरीज में क्या रहता है, साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ऐसे करके लिखा हुआ था। ये क्या लिखा हुआ है, सीरीज लिखा हुआ। लेकिन उसमें से कुछ जो सीक्वेंस होते हैं जिनको हमें पढ़ना है वो स्पेशल सीक्वेंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। उसमें से पहला कौन सा होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अब है क्या कि हम लोगों को करना ये है कि जैसे ये चीज खत्म होगा, आपका होमवर्क ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा कि आपको सीक्वेंस सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन करके आना है। कहाँ से, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी जैसे ही कंप्लीट हो जाए, वैसे तुम्हें क्या करना है कि टारगेट का लेवल 1, लेवल 2 और ट्राई योरसेल्फ, इतने तुम्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट करना है, और पैरेलल कंप्लीट करना, पैरेलल, समझ रहे हो। तो होमवर्क पहले से क्लियर है, क्योंकि मैं अगले में, अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अभी आपको मैं असाइनमेंट जनरेट करूंगा, उसमें अपलोड करना है आप लोगों को लेवल 2 का डिस्कशन। ट्यूसडे को, मंडे को खत्म अगर हो जाएगा तो ट्यूसडे को असाइनमेंट अपलोड हो जाना चाहिए। ओके, आपने किया हुआ है तो अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, और वो पूरा रिकॉर्ड रहता है, आपको भी दिखेगा कि आपने किया है कि नहीं किया। अच्छा, तो बेटा क्या है कि सीक्वेंस में 2 तरीके। आप वेडनेसडे की डेट रख सकते हो, क्योंकि ट्यूसडे को मेरा हाफ ईयरली एग्जाम है स्कूल में। क्या मतलब, नहीं समझ में आया। सर आपने कहा कि ट्यूसडे तक सबमिट करना है, तो आप वेडनेसडे को कर सकते हो डेट उसकी, असाइनमेंट की डेट। आप तो कर चुके हो ना, फोटो खींच के भेजना है, वो तो मम्मी पापा भी भेज देंगे ना, वो तो कोई भी भेज देगा, इसमें क्या है, इसमें आप अपना तैयारी करो, वो तो कोई भी भेज देगा। अरे बात हम सब समझते हैं बेटा, बहुत समझदार हैं। इतना एग्जाम में इतने बिजी नहीं होते हैं कि खाना पीना छोड़ देते हैं, और उसका फोटो खींच के 2 मिनट लगना है तो 2 मिनट में कोई ऐसी आफत नहीं आ जाती। पूरे 24 घंटे में से 2 मिनट अगर निकाल लेते हैं ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मिनट खाने में 1 बाइट कम खाना, ठीक है, 2 मिनट मैनेज हो जाएगा, एक बार सुबह एक बार शाम। ओके, ट्यूसडे मीन्स ट्यूसडे, ठीक है ना। क्या होता है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे बैठे सब कुछ समझते हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, समझ रहे हो, कि आप लोग करते नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे संडे वाली जो क्लास होता है ना, आधे लोग नहीं करते, इसलिए आज रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम भी समझते हैं। इतना समझदार तो है ही ना बेटा, क्या करोगे, समझदारी है। ओके, थैंक यू सो मच, कैन वी प्रोसीड फर्दर। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि सीक्वेंस में लिखने का एक तरीका ऑलरेडी वी नो अबाउट प्रीवियस। दूसरा तरीका जो होता है बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, जिसमें इन दैट केस वी राइट द nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म, यू हियर द नेम ऑफ nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन AP, हमने निकालो an = a + n - 1 × d। ये nth टर्म में n क्या होता है, n इज ऑलवेज टेकन एज नेचुरल नंबर। n को हमेशा कौन सा नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर, बिकॉज इट इज द काउंटिंग, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इट इज द काउंटिंग। यानी इसमें कभी भी n का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आता था।
अगर फ्रैक्शन आ जाता था तो हम कहते थे कि इसमें एपी में कोई भी टर्म ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो सपोज 1,2,3,4 ऐसे लिखे हैं, ये एपी है, और कह दे बताओ 12.5 कब आएगा, तो कहोगे सर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये सिंपल सी बात है। तो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया। सीक्वेंस में क्या होता है कि दो टर्म्स के बीच में कॉमा साइन का यूज किया जाता है, और सीरीज जो होता है उसमें क्या होता है, साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन या बोथ दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, तो इसको हम सीरीज कहते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या होता है कि अब देखो ध्यान से, जो बोर्ड शेयर कर रहा हूँ उसको ध्यान से नजर फेरो, हेडिंग डाल लो सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई और प्लस स्कूल दोनों के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सर जेई और स्कूल दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका नाम क्या है बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब बेटा आप 14 साल तक नहीं करोगे असाइनमेंट तो हम उसको लेके थोड़े बैठे रहेंगे, और आप ही का तो सबसे रहता था सर सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है, 14 साल तक थोड़े बैठे रहेंगे। आप करो, आप पूछो, डाउट पूछो, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस से डेली बेसिस पे आधे घंटे डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्या हो गया, इसमें हमारे पास क्या होता है कि वी जस्ट राइट द फ्यू नंबर 2 3, ठीक है, 5 8 ऐसे करके लिख लेते हैं। तो इसमें हम आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर यानी A1 इज इक्वल टू 2 है और A2 इज इक्वल टू 3 है। जब हम A3 को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, A1 प्लस A2। A4 को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, जल्दी से बोलो, A2 प्लस A3। तो A5 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, A4 प्लस A3। अगला क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, 30। तो ये हमें पैटर्न हमने इसमें पकड़ लिया। तो एक तो ये तरीका होता है, क्या होता है बेटा, राइट फ्यू मेंबर्स सो दैट पैटर्न ऑफ द सीक्वेंस स्पेसिफाइड। बट इसमें क्या है कि हमारा जो है कि ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन मान लो n क्यूब, ऐसे। तो जब हमें ये लिखा रहे तो ये दुनिया का nth टर्म, यहाँ पे सीक्वेंस को लिखने का दूसरा तरीका होता है कि वी जस्ट राइट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जैसे मैंने ये लिख दिया, इससे कह देगा चलो मान लो फर्स्ट टर्म लिखो, तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या लिखना है, A1, इधर 1 लिखेंगे तो n की जगह पे 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 क्यूब। A2 मतलब क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, 2 क्यूब। A3 का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, 3 क्यूब। A4 का मतलब क्या हो गया बेटा, 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 4 क्यूब। A45 का मतलब क्या हो गया बेटा, 45 स्क्वायर प्लस 45 प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया, 45 क्यूब। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि हम इसमें कोई भी टर्म अगर nth टर्म लिखा हो रहता है तो कोई भी टर्म हम लिख सकते हैं, बट बशर्ते यहाँ पे n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है। तो अगर मान लो कोई भी n लिखा रहे, किसी भी तरीके से लिखा रहे, और उसमें कह दे फिफ्थ टर्म निकालो, तो आप उसकी जगह पे n की जगह पे क्या डाल दोगे, 5 डाल दोगे। सेवन टर्म निकाले तो n की जगह पे क्या डाल दोगे, 7 डाल दोगे, एंड फाइनली उसको कैलकुलेट कर लोगे। तो इट मीन्स कि देयर आर टू वे ऑफ राइटिंग अ सीक्वेंस। वन इज राइट फ्यू मेंबर्स सो दैट पैटर्न मस्ट बी स्पेसिफाइड। इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द पैटर्न. And the second way is we just write the nth term of the sequence, and if we know the nth term, we can find any number of terms, any term find कर सकते हैं. Suppose if you want to find 100th term, तो you just put n is equal to 100. 150th term, तो 150 should be replaced by n. ठीक है, तो ये तरीका होता है सीक्वेंस लिखने का. तो अगर इसी को सीक्वेंसिंग में हम लिखें तो हमारा ये जो लिखने का तरीका होता है, A1, A2, A3 ऐसे करके जब लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं बेटा, सीक्वेंस कहते हैं. और अगर हम लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 और ऐसे करके लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, सीरीज. तो ये बेसिक डिफरेंस, मैथमेटिकल डिफरेंस है
दोनों के बीच में। जैसे सम ऑफ एपी निकालते थे तो हम अरिथमेटिक सीरीज वो होता था, वो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज के फॉर्म में सम निकालते थे, यानी एडिशन करते थे। There are two types of sequence. One is finite sequence and another one is infinite sequence according to the number of terms. According to the number of terms, you can easily understand there are two type of sequence. One is finite sequence and another one is infinite sequence. दो टाइप के sequence हो गए। finite में क्या होगा, finite number of terms हो गए। infinite में क्या होगा, uncountable terms होंगे, यानी वहाँ पे number of terms होंगे वो काउंट नहीं कर सकते, so on so on so on so on so on बढ़ता जाएगा। There are some special type of sequence on which we just emphasis in this chapter. So first of all, we just try to understand about the progression, and progression whenever we just give the name of some sequence, तो automatically pattern is specified. Sequence, हर एक sequence में pattern होता है, लेकिन कुछ sequence होता है जिसमें नाम बता देंगे तो उसका pattern specify अपने आप हो जाता है। Suppose if we are saying there is the arithmetic progression, we are saying there is the arithmetic progression. Whenever we are saying arithmetic progression, it means it's very simple. जब भी हम arithmetic progression की बात करेंगे तो there is a certain pattern already specified. If we are saying geometric progression, there is a pattern is specified. If we are saying harmonic progression, there is pattern is specified. तो first of all हमारा इसमें क्या होता है कि तीनों के definition एक बार जान लेते हैं। तो parallelly जान लेते हैं तीनों के definition क्या है। डेफिनेशन के बाद सबको अलग अलग पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो डेफिनेशन में पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन क्या होता है बता सकते हैं ध्रुव कुमार जी? 10th वाली बातें हैं, 10th वाली बातें तो हम लोग पूछ ही सकते हैं। क्या होता था डेफिनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन sequence of numbers where the difference between the two consecutive numbers is constant throughout. कांस्टेंट थ्रू आउट। तो ये जो है बड़ा लंबा चौड़ा सा है, इसने बिल्कुल सही कहा। इसको बहुत ही सिंपल इसी तरीके से इसको भी कह सकते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म एंड टर्म प्रीसीड्स इट, डिफरेंस ऑफ द टर्म एंड टर्म प्रीसीड्स इट, यानी उससे पहले वाला टर्म, इनके दोनों का डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर रहता है, तो देन वी से दैट दिस इज इन एपी। ये जो सीक्वेंस है वो किस में है बेटा? एपी में, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले कौन सा टर्म होगा? कोई टर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा कि बेसिक डेफिनेशन, अगर बेसिक डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो हम आ जाते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? जल्दी से बोलो, किसकी बात करते हैं? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जो है हमारे पास 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। पहला प्रोग्रेशन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन इसलिए जरूरी है कि डेफिनेशन को फिर बाद में चैलेंज नहीं करना है। डेफिनेशन मतलब इसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद खत्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता है कि इफ an minus 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको लिखा जाता है अगर ये कांस्टेंट होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है एपी में, और दिस कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा? जल्दी से बोलो, क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। सेकेंड हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन होता है कि an अपॉन an माइनस 1 अगर कांस्टेंट होता है, यानी रेशियो ऑफ द टर्म एंड टर्म प्रीसीड्स इट इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस, उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम कहते हैं, कांस्टेंट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं बेटा? नोन एज कॉमन रेशियो। इसको नाम क्या देते हैं? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है। और तीसरी बात ये हो गई कि एपीएचपी में हम कहते हैं कि A1, A2, A3 so on an are in HP, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा if 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 so on 1 by an are in AP। मतलब क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब होगा जब उनका रेसिप्रोकल हर एक टर्म का किस में होगा? एपी में होगा। तो
तो ये हो गया तुम्हारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 3 सीक्वेंसेस, ठीक है, 3 सीक्वेंस का डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडली इलेबरेट करें, यहाँ पे हो गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो गया, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू क्या हो गया, A5 माइनस A4 इज इक्वल टू सो ऑन सो। इसमें अगर ब्रॉडली इसको हम करें तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 इज इक्वल टू सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यानी इस तरह से अगर सीक्वेंस होता है, पहला वाला पार्ट ये फर्स्ट पार्ट एपी के लिए और सेकेंड पार्ट किसके लिए बेटा, जीपी के लिए। और बिकॉज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पिछले साल पढ़ा हुआ है, तो इसमें एक बस नया चीज, छोटा सा चीज ऐड होने वाला है और बहुत ज्यादा डिफरेंट चेंजेस नहीं आने वाला है। जो आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है दैट इज 100%, मतलब आप ये समझ लो 95% तक सेम ही बात है। बस कुछ चीजों को आपने ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया, उसको ऑब्जर्व करवा देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है? और हमारा एचपी में क्या होता है कि रेसिप्रोकल जो होना चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ मतलब ईच टर्म मस्ट बी इन एपी। यानी सपोज करो हम कहते हैं 1 2 3 4 हमारा एपी में है, तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, यानी एपी के हर एक टर्म का जो रेसिप्रोकल होगा, हर एक टर्म का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, एचपी में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एपी वाला कोई सीक्वेंस लिख लें, एपी वाला प्रोग्रेशन लिख लें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लें और उसके हर एक टर्म को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो एचपी में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एपी जो है दैट मस्ट लीड, यानी उसका जो सारी प्रॉपर्टीज जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डिसाइड करने वाला है ना, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मेजरली ये 2 प्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर जब सारा हमें आता ही है, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आगे क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम इसमें 2-3 बातें पढ़ेंगे। एक तो स्पेशल सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लॉगरिथमिक सीरीज स्टडी करेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज स्टडी करेंगे। और लॉगरिथम एक बहुत बड़ा हर्डल आप लोगों के लिए रहा था और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इन द सीक्वेंस सीरीज वी विल स्टडी अबाउट द लॉगरिथम अगेन। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द लॉगरिथम इन दिस। इस समय आपके पास क्वेश्चन करने को होगा और आप बहुत अच्छे से करोगे। बस कुछ नहीं, 30 पेज है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 30 पेज में लॉगरिथम मतलब 20 के आसपास तो है ही अप्रॉक्सीमेटली। तो 20 पेज में लॉगरिथम सीखेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीखेंगे। ओके, तो नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 हर एक प्रोग्रेशन को हम एम्फेसिस करेंगे। तो 1 बाय 1 अगर हम हर एक प्रोग्रेशन को एम्फेसिस करते हैं तो पहला हमारा कौन सा प्रोग्रेशन हो गया बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोगों में से कुछ बच्चों के पास क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स के भी डाउट, क्वाड्रेटिक के भी डाउट होंगे। प्लीज अगले क्लास में क्वाड्रेटिक के डाउट भी पूछ लीजिएगा और कॉम्प्लेक्स छोड़ना नहीं है भाई डाउट को, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, समय रुका हुआ नहीं है, है ना। देखो 2-3 महीने बीत गए, पता भी नहीं चला कि 2-3 महीने बीत चुके। हम सितंबर में पहुंच गए, धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 12th में, तो रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। इसीलिए खूब मेहनत करो और मैथ्स को टोटल पढ़ाई का 50% दिया करो, नहीं तो वो दुखी करेगा। हमेशा याद रखना, ये टाइम ज्यादा मांगता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए समय ज्यादा चाहिए इसको, ये कम समय में नहीं होता है। कम समय में एक क्वेश्चन करोगे ना, तो ऐसे करके पता चला एक भी चैप्टर पूरा नहीं होगा साल भर में। 200 क्वेश्चन, 200 दिन लगेंगे, डेली एक क्वेश्चन करोगे तो। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो एक होता था जनरल फॉर्म होता था। जनरल फॉर्म की जब हम लोग बात करते थे तो अब हमारा हेडिंग जो हो जाएगा वो लिख लो एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने डेफिनेशन समझ लिया, एपी डेफिनेशन समझ लिया। क्या हो गया कि an माइनस क्या हो गया, an-1 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट होना चाहिए इसका मतलब ये होगा, कांस्टेंट का मतलब होना चाहिए इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम n, मतलब n पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, n से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब हम इस डिफरेंस को निकालें तो देयर इज नो टर्म दैट इंक्लूड्स n में नहीं होना चाहिए, क्योंकि n में हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम n का। तो इसको समझते हैं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ बहुत सिंपल से कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग
sequence is in, इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो एपी में है? तो पहला है, मान लो लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू लिखा हुआ एन स्क्वायर प्लस एन। दूसरा लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू मान लो 2n प्लस 3। तीसरा लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू लिखा हुआ है एन क्यूब प्लस 3n। और फोर्थ लिखा हुआ है मान लो ए एन इज इक्वल टू 4n प्लस 5। अब जब हम इसको देखते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम वैल्यूज रख के नहीं सॉल्व करेंगे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट के लिए एक सॉल्व करके बताते हैं। ए एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन। तो ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा बेटा, एन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। दिस इज इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस क्या हो गया, एन माइनस 1। 1 और 1 कैंसिल। दिस इज इक्वल टू हो गया बेटा एन स्क्वायर माइनस एन। नाउ वी जस्ट फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए एन माइनस 1। दिस इज इक्वल टू हो गया बेटा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस एन। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 2n। क्या यहाँ पे n दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना, n तो दिखाई दे रहा है सर दिखाई एन। दे रहा है। एन अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब दिस इज नॉट इन एपी। एन अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 1 2 3 वो वैल्यू रखेंगे, 2 3 4 वैल्यू रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस जो होगा वो बदलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4 के इक्वल, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 6 के इक्वल, a4 माइनस a3 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल। तो यानी ये वैल्यू बदलता जा रहा है, यानी इसके डिफरेंस जो होते हैं, टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन वो क्या चाहिए था, एपी के लिए कांस्टेंट चाहिए था। तो बिकॉज ये चेंज होता जा रहा है इसीलिए ये एपी में नहीं है। प्लीज आप सेकंड क्वेश्चन करिए इसी फॉर्मेट में, जल्दी से कीजिए, फटाफट फटाफट। थोड़ा सा पेन यूज कीजिए, दिमाग बाद में यूज कीजिए, इसमें शुरुआत में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, दिमाग बाद में लगा। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, सेकंड को चेक कीजिए। ए एन निकालिए, ए एन माइनस 1 निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट। यस सर, कांस्टेंट आ रहा है, 2 आ रहा है। सर 2 आ रहा है। जिसमें सर 2 आ रहा है तो यानी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन है, यहाँ पे एन तो है नहीं, तो देयरफॉर सेकंड वाला जो टर्म है वो किस में है, एपी में। सेकंड वाला टर्म किस में है बेटा, जल्दी से बोलो फटाक से, किस में है, एपी में। एपी में। अच्छा, थर्ड वाला जब चेक करोगे तो ये एपी में नहीं होगा, चेक करो, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों एपी में होगा। लिख लिया क्वेश्चन सर यस सर। जस्ट कैसे लिख सकते हैं कि कहते हैं मतलब अगर कोई चीज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म में तो इसके बाद कहेंगे, इसके बाद क्या बेटा, कुछ नया चीज बोला, हाँ बोलो बोलो, क्या बोला, मुझे लगा पुराना चीज है। हाँ क्या बोला, एपी में चेक करने के लिए ऐसे तो कर सकते हैं कि कंपेयर कर देंगे टर्म्स को, इसकी 2n प्लस 3 है तो उसको ऐसे कंपेयर कर देंगे कि अगर ये n माइनस 1 डी और प्लस a की फॉर्म में है तो डायरेक्टली एपी में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे कर लेना, थैंक यू। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसमें क्या करना है, ए एन माइनस 1 को किससे देख लेना है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन। अगर ऐसा होता है तो इतना भी नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। अभी पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो बेटा, रावण की तरह धैर्य रखो। ठीक है, अभी आते हैं। तो कांस्टेंट होना, तो दिस इज द वन ऑफ द प्रोसेस। पहले हम लोग क्या करते थे, 10th में क्या करते थे, a1 निकालते थे, a2 निकालते थे, a3 निकालते थे, a4 निकालते थे, फिर देख लेते थे डिफरेंस सेम है तो कह देते थे सेम है। ठीक है, तो एक ये तरीका होता था जो शुरुआत में हमने सीखा था। अब यहाँ पे क्या था कि हमारा एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म आप सब लोगों को मालूम होगा, सब लोग जानते होंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए। जनरल फॉर्म होता है कि ए और क्या होता है बेटा, ए प्लस डी और क्या होता है, ए प्लस 2d, ऐसे करके आता है। ये सब सारा आप जानते हो, ये हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये जानते हो ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे ए को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ए जो हमारा होता है कौन सा टर्म होता है बेटा, फर्स्ट टर्म। ए होता है फर्स्ट टर्म
और हमारा जो डी होता है दिस इज नोन एज, क्या इसको क्या कहते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, हमारा डी क्या हो गया बेटा, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये बात होगी। तो इसमें हम जनरल टर्म लिखते थे, क्या लिखते फॉर्म और जनरल टर्म। जनरल टर्म यानी हम लोग जनरल टर्म में हम क्या यूज करते थे बेटा, ए एन यूज करते थे। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म होता था। यहाँ पे ए एन जो होता था दैट इज नोन एज, कौन सा टर्म होता था बेटा, nth टर्म। ए इज द फर्स्ट टर्म, ये सारे आपको जाने पहचाने टर्म लग रहे होंगे। और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स। और ये ऑलवेज क्या होता है बेटा, ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, और d जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। ये सारे हमने पहले से जाने हुए हैं। ठीक है, सारे हमारे स्टार्टिंग के थे टॉपिक, ये हमने जाने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम सोच रहे हैं कि अब देखो थोड़ा सा हम 11th वाला मॉडिफिकेशन करते हैं कि ए एन इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस एन डी माइनस डी। दिस कैन बी रिटन एज डी इंटू एन प्लस क्या लिख सकते हैं, ए माइनस डी। यहाँ पे क्या होता है कि ए एन जो होता है वो क्या होता है बेटा, लीनियर इन एन। तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी अगर nth टर्म अगर n में लीनियर है तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि, अरे इफ ऐसे लिखोगे, इफ n इज लीनियर इन n देन द सीक्वेंस इज इन, अगर लीनियर हो जाएगा n में तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AP में। तो इतना मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है, जो अभी कुछ देर पहले श्रेय राणा हमें और आप सबको समझा रहे थे, आप सबको जो बता रहे थे। तो आपको बस इतना देखना है कि कोई भी सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस का nth टर्म अगर n में लीनियर है तो वो किस में हो जाएगा, AP में होगा। अगर लीनियर नहीं है तो इसका मतलब AP में नहीं होगा, एक कॉमन सी बात है। तो अब अगर मान लो मैं पिछले पेज पे जाऊं, लास्ट पेज पे जाऊं, तो आप देखोगे कि इन द लास्ट पेज अगर हम देखें तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एन में है तो ये AP में नहीं है, ये क्यूबिक है एन में तो AP में नहीं है, ये लीनियर है तो AP में, ये लीनियर है तो AP में, बस खत्म। अगर मैं ए एन इज इक्वल टू ऐसे लिख लूँ 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक है एन में तो इसीलिए AP में नहीं होगा, कोई और सीक्वेंस है ये। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू अगर मान लो 7n और प्लस 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये किस में है बेटा, AP में। ठीक है, तो इस तरह से आया समझ में कि हमारे पास क्या होता है कि हम जब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं उससे हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट ये आ जाता है कि अगर हमारा nth टर्म को हमने ऑब्जर्व किया तो nth टर्म इज लीनियर इन n, तो कहीं पे भी किसी भी सीक्वेंस का अगर nth टर्म लीनियर इन n होता है तो इसका मतलब वो सीक्वेंस 100% किस में होता है बेटा, AP में होता है। ये आपने सीखा था। अब इसमें क्या होता था कि एक आता था mth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ऐसे करके क्वेश्चन करे थे ना कि देयर इज n टर्म्स mth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो उसके केस में हम लोग क्या करते थे, याद होगा क्या करते थे, सीक्वेंस को या तो उल्टा करके लिख लेते थे, कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाता था, निगेटिव हो जाता था, लास्ट टर्म क्या हो जाता था, फर्स्ट टर्म हो जाता था, उसके बाद mth टर्म निकाल लेते थे। ये आपने सीखा होगा। ठीक है, या फिर हम कहते थे कि mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू क्या होता था, n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे दूसरी बात करें यानी सेकेंड बात करें तो हम कहते हैं लेट एन AP हैज n टर्म्स देन द mth term from last, यानी लास्ट से जो mth टर्म होगा is the n minus m plus 1th term from start, यानी फ्रॉम द बिगनिंग और फ्रॉम स्टार्ट। यानी पहला जो है, जैसे आप लोग करते थे ना, एक रो में 30 स्टूडेंट्स हैं
अगर उसका शुरू से मान लो एक राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट उसका 15th पोजीशन है, तो राइट टू लेफ्ट अगर 15 पोजीशन राइट टू लेफ्ट है तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, तो करते थे ना टोटल माइनस 15 प्लस 1। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है कि 100 रुपये 100 रुपीज लेके मार्केटिंग जाता है, उल्टा सब्ट्रैक्ट करने जाता है तो उसके पास 1 रुपया बचना चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं। जब कैलकुलेशन करता है घबरा जाता है कि 1 रुपये घर पे मुझे पिटाई करेंगे, तो उसका क्या होता है, उल्टा जब काउंटिंग शुरू करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ओके, तो उसको 1 का डिफरेंस आता है, इसीलिए +1 और -1 का हो जाता है डिफरेंस। वो बड़ा खुश होता है 1 रुपये बच गया, 1 रुपये खो गया, तो इसमें बहुत परेशान रहता था वो बच्चा। तो उस परेशानी का रीजन ये था कि अगर मान लो n टर्म शुरुआत से आप काउंट कर रहे हो, स्टार्टिंग से n टर्म्स हैं, तो mth टर्म लास्ट से जो होगा वो क्या होगा, n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, यानी स्टार्ट से यानी बिगनिंग से n माइनस m प्लस 1th टर्म होगा। ओके, तो ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए, बिगिन जहाँ करेगा। और या फिर इसमें दूसरा तरीका हम अपनाते थे कि हम इसको क्या करते थे, रिवर्स ऑर्डर में कर लेते थे। किस ऑर्डर में कर लेते थे बेटा, रिवर्स ऑर्डर में कर लेते थे, और कॉमन डिफरेंस d को हम क्या कर लेते थे, -d कर लेते थे, बस इतना ही करते थे। इसमें जो और आपने सीखा था, सम ऑफ n टर्म्स सीखा था। क्या था फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का? सर Sn is equal to n/2 2a plus minus 1 L 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट भी ले सकते हैं, लॉगरिथम भी ले सकते हैं, आराम से। कोई प्रथा है क्या हमारे क्लास का, ER5 की एक प्रथा हम लोग बनाते हैं, पहले हम लोग गलत ही बोलेंगे, फिर जब टीचर डांटेगा फिर हम सोचेंगे, बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये प्रथा बना लेते हैं यहाँ पर। कोई जरूरी है कि 2 बार में बोलें? उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है ना, उसके बाद हम भाषण मारेंगे। ऐसी इस क्लास की प्रथा बनाते हैं, पहली बार हम सुनते ही नहीं। ठीक है, चलो दूसरी बार बोलो। सर Sn is equals to n/2 ब्रैकेट में into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ, तो पिछली बार में मल्टीप्लिकेशन, दूसरी में प्लस। एक बार और फिर से बोलो, तीसरी बार में कहीं चेंज ना हो जाए। एक बार और से प्लीज। Sn is equal to n/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, मैं नया चीज बता रहा हूँ, n/2 into सेकेंड टर्म एंड सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ लास्ट टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस फिफ्थ लास्ट टर्म, सिक्स्थ टर्म प्लस सिक्स्थ लास्ट टर्म, सेवेंथ टर्म प्लस सेवेंथ लास्ट टर्म। क्योंकि हमने पिछले साल क्या किया, 2 फॉर्मूला हमने बहुत ही क्लियर कट अपने दिमाग में रखा। फर्स्ट इज n/2 into 2a plus n-1 into d, and one of the most more thing we have added first term plus last term into n/2। ओके, तो ये हमने 2 रखा। अब आप उसके बाद मैंने 2-3 और जोड़ दिया। बिल्कुल ये सही बात है कि इसको हमें सीखना होगा, तो वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रथा मत बनाओ बेटा, पहले गलत बोलेंगे फिर सही बोलेंगे, फिर गलत बोलेंगे फिर सही बोलेंगे। आप गलत बोलेंगे फिर मेरा भाषण आएगा, जरूरी इस प्रथा को बदल डालो यार। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया कि Sn इज इक्वल टू, हम सब लोग जानते हैं कि n/2 इंटू क्या होता है बेटा, 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू d। ये तो फर्स्ट हो गया। और वी कैन से दैट Sn इज इक्वल टू, अभी दूसरा जो आपने बताया वो भी आपने बिल्कुल सही बताया, n/2 इंटू क्या होता है बेटा, a1 प्लस an, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और Sn कैन बी रिटन एज n/2 और यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा a2 प्लस क्या लिख सकते हैं, an-1। और Sn इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा, जल्दी से बोलो क्या लिख सकते हैं, n/2, इसको लिख सकते हैं a3 प्लस क्या लिख सकते हैं, an-2। Sn इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n/2, और ऐसे लिख सकते हैं बेटा a4 प्लस an-3। अब यहाँ पे ये 2 बातें तो हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, हमने पिछले साल कई बार यूज किया हुआ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, बाकी चीजें कहाँ से आ गई? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, और यही चीज इस पूरे चैप्टर में जितना विजिलेंट होकर ऑब्जर्व करोगे उतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप विजिलेंट नहीं हुए और ठीक से ऑब्जर्व नहीं किए तो ये चैप्टर बहुत ही आसान से मुश्किल हो जाता है, वेरी इजी टॉपिक। और तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी कि ये मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछता है, एडवांस में भी क्वेश्चन पूछता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्कूल एग्जाम में तो आना ही आना है 100%।
तो फॉर ऑल थ्री फॉर्मेट्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दमदार टॉपिक है, डरना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एसएन का क्या होता है, एसएन अगर हम लिखते हैं तो लिखने का तरीका होता है ए प्लस एन, मतलब सम निकालना है, ए प्लस डी प्लस क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, ए प्लस 2d और प्लस सो ऑन। अब क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और आखिरी वाला क्या लिख लेंगे एन टर्म, ए प्लस क्या लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख लिए बेटा। और एडिशन में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर चेंज करने से एडिशन के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है बोलो? नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि उल्टा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? उल्टा। उल्टा अगर हम लिखेंगे इसमें तो ध्यान से देखो, हमने ऐसे लिखा, इसका आखिरी टर्म, इसका पहला टर्म लिख लिया। क्या लिख लिया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, ए प्लस क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो बेटा, एन माइनस 2 इंटू डी। अब एन माइनस 2 इंटू डी। कम करते जाओगे, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, एन माइनस 3 इंटू डी। ऐसे करके आता जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगर इस दोनों को मैं ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ एस एन। हाँ भाई बोलो, हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पे इस दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, फर्स्ट टर्म और इस टर्म को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2a प्लस क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 इंटू -1 × d। इस दोनों को ऐड करेंगे, देखो a प्लस डी और a प्लस क्या लिखा बेटा, n माइनस 2 इंटू डी। a प्लस a कितना हो गया बेटा जल्दी से बोलो, 2a। e कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस 2 प्लस 1, तो ये भी क्या आ गया बेटा, 2a प्लस क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू डी। तो सेकेंड वाला भी क्या हो गया बेटा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह थर्ड वाला ऐड करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा बेटा, 2a प्लस क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। अप टू कितने टर्म्स आ जाएंगे, n टर्म। और किसी चीज को अगर n टाइम्स हम ऐड करते हैं तो सीधा होता है 2sn इज इक्वल टू क्या हो गया, n टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, n बाई 2 इंटू क्या हो गया, 2a प्लस क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू डी। इज इट ओके? अच्छा, लेकिन इसको जब हम सॉल्व, अभी रुक जाओ, पेन रोक दो। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है। ये a1 हो गया और प्लस an हो गया। ये क्या हो गया जल्दी से बोलो फटाक से, ये वाला क्या हो गया जल्दी से बोलो, a2 प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा, a3 n माइनस 2। और ये सब किसके, n माइनस 1 इंटू डी के। तो यानी ये सारे इक्वल हैं। तो यहाँ जो हमने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखा है तो उसको हम सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने के तरीके होते हैं, और इस प्रोसेस से जेईई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो 20 से ही ना छोटा सा उठा के पूछ देता है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन उठाता है, 20 से उठा के पूछ देता है। तो ये समझ में आ गया भैया? बोलो हाँ या ना? अब तो कोई भी लिख सकता है। अगर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख सकते हैं तो सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, और थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, और फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म प्लस फिफ्थ लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। ओके? अरे बोलो हाँ ओके तो बोल दो, यस सर। यस सर। थैंक यू, आपने यस बोला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमने 2-3 बातें सीखी और इससे हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक एसएन तक, यहाँ तक आता है ना, यहाँ तक एपी में सीखा था ना, और भी चीजें सीखा हुआ है, लेकिन अभी इतने पर थोड़ा सा ब्रेक मारते हैं। अब ब्रेक लगाना जरूरी होता है। तो मान लो, सपोज करो, कहता है क्या, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ही गायब हो जाता है।
1 मिनट टाइम दो, तब तक लिख लो इसको। 1 मिनट का टाइम। छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से। हो गया, लिख लिया? तो सर यस सर। यस सर। देखो इसमें क्या करेगा, जैसे पिछले साल का हम लोगों का था ना, लास्ट ईयर तक हम लोग छोटी छोटी बातें करते थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 11 terms of an AP A1, A2, A3 so on is 0, then the sum of the AP A1, A2, A1, A3, A5, so on A23 is KA, then find the value of K. अच्छा, ये बहुत ही साधारण सी बात है। पहले हमें कहता है कि 11 टर्म्स का सम, तो क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, फटाक से बताओ। S11 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो। 0 11 plus 10D 2A plus 10D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 तो 2A plus 10D इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 0 E plus 5D किसके इक्वल हो गया, 0। 0 फर्स्ट हम A1 यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, तो A1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यानी इसका मतलब हो गया 5D इज इक्वल टू क्या हो गया, -A1, और D इज इक्वल टू हो गया -A1 अपॉन क्या हो गया 5। ये हो गया SLM। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, क्या बता सकते हो, कितने टर्म्स हैं? 23 हैं? 23 प्रथा बरकरार है, 23 लिखा तो है आपने सामने। प्रथा एकदम बरकरार है। सर कंटिन्यूस हो रही है उसमें, तो A1 A3 एक छोड़ के लिख रखी है सर, आपने एक छोड़ के लिखा हुआ है सर उसमें। प्रथा बरकरार है बेटा, मैंने कहा मैंने एक ही ट्रेडिशन। गुड, अपने लिए ताली बजा। ये कोई पहली बार अपने को गलत बोलना ही बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस प्रथा को टूटने नहीं देना। कितने टर्म्स हैं इसके, 1, 3, 5, 7, 23, कितने टर्म्स हैं? अब ये तो अरे लिखो यार, AN इज इक्वल 8 है शायद सर। 13 प्रथा बरकरार चलेगा। अरे इतना दिमाग पे जोर क्यों डालते हो, फट जाएगा, नस वस फट जाएगा भाई। 1, 3, 5, 7, आखिरी टर्म 23, AN इज इक्वल टू A plus N-1D से निकालो N का वैल्यू। नहीं लगाओ दिमाग, नस फट जाएगा किसी दिन, जोर पड़ जाएगा ज्यादा, झटका। 12 टर्म सर, 12 टर्म फाइनली, तो यानी 17 अटेम्प्ट के बाद मोहम्मद गोरी से आप लोग इंफ्लुएंस हो। गजनवी करके एक था ना, जिसने 12 टाइम्स 18 टाइम्स इंडिया पे आक्रमण किया था, सोमनाथ टेम्पल। सर मोहम्मद कोई था सर, वो सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था इसने। सोमनाथ टेम्पल वो 17 18 टाइम्स किया था, बड़ा खतरनाक था। तो आप भी 18 टाइम्स में से, मतलब हर बार एक क्वेश्चन एक बार मजाल है कि सॉल्व हो जाए इस क्लास में, भाषण फिर शुरू हो गया। 17 टर्म, 13 टर्म, 8 टर्म, 25 टर्म, 50 टर्म, और फाइनली आंसर क्या है, 12। 23 - 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो कभी देखो ढंग से अगर पढ़ोगे ना, तब जाके, भगवान मेरे, रेड नहीं आता है बाबू। 1, 3, 5, 7, 23 लिख लो। and 23 is equal to 1 plus n minus 1 into 2, तो 22 is equal to n minus 1 into 2,
क्यों कॉपी करते हो यार, हम तो रोज पढ़ाते हैं, खुद लिख के करो बाबा। तो कितने टर्म से हम नहीं बता सकते, 12 टर्म है उसमें हाँ कह देते यस सर। ठीक है, तो 12 टर्म से यानी S12 इज इक्वल टू क्या हो गया 12/6 इंटू क्या हो गया बेटा 2A1 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 माइनस 1 मतलब 11 हो गया। और d के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस d है तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा 2d का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा बेटा 2D का। इंटू क्या हो गया 2d। तो S12 इज इक्वल टू हो गया ये 12/2। हमने हमारा भी दिमाग आजकल ककड़ी के खेत में चला गया। 2A1 अब माइनस क्या हो गया बेटा 22 और d का वैल्यू है 22A1 अपॉन क्या हो गया 5। अब इसको तो कैलकुलेट कोई भी कर सकता है, तो कर सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो S12 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6 और ये हो गया 10, तो ये क्या हो गया -12A1 अपॉन 5। दिस इज इक्वल टू S12 इज इक्वल टू हो गया -72A1 अपॉन 5। और कह रहा है कि ये जो S12 यानी इसका जो सम लिखा हुआ है किसके इक्वल लिखा हुआ है बेटा KA1 के इक्वल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब K इज इक्वल टू क्या हो गया -72/5। और आपके क्लास में ये क्वेश्चन अगर जेई में पूछेगा तो सारे बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि आपके तो नंबर ऑफ टर्म सही आ ही नहीं रहे। ठीक है, मैक्सिमम गलत करोगे। और वैसे ये जेई 2020 में पूछा होगा। तो इसमें करना क्या, इसमें क्या 11th का कोई नॉलेज भी लग रहा है। S11 मालूम है, S12 मालूम है, बस नंबर ऑफ टर्म 12 के वजह 17 8 9 14 13 20 लिख लोगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़। और तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी कि 23 पे भी ऑप्शन में कैलकुलेट करके दिया हुआ है। यस माय चाइल्ड, जीसस ब्लेस यू। वाले एसी में डिफरेंस अलग नहीं हो जाएगा? Yes, that is why I have taken 2D. I have taken not I haven't take D. It is 2D because it is the difference of 2 A1 A3. So when A2 minus A1 is equal to D, A3 minus A1 is equal to 2D. A4 minus A1 is equal to 3D. These are the things we must keep in our mind, and that is why we are writing here 2D. 11 into 2D, 12 minus 1, 11 into 2D. That is why it is 22D. First, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखो कि है क्या, अब जेई जैसे लिखा वैसे दिमाग खड़े हो गए, एंटीना काम करना। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन जेई का था, मैंने कैसे कर लिया, मुझसे तो होना नहीं चाहिए था। है? तो दिमाग के नस क्यों ढीले हो जाते हैं जैसे जेई देखते हो तो। इधर क्वेश्चन मैथ्स का है भाई, जेई का नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि देखो इस क्वेश्चन को भी किया होगा। कह रहे इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 एंड द सम ऑफ its first 25 terms is equal to the sum of its next 15 terms. Then then find the common difference of 80. Question number 2. क्वेश्चन रीड कर लिया, क्वेश्चन है दिमाग में। प्रथा को बरकरार रखते हुए गलत मत कराना सर, पहले खुद कर लेंगे। हाँ, 2 घंटे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। प्रथा को बरकरार रखते हुए गलत बोलना है। हम अपनी परंपरा प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ सकते, गलत बोलना है। तो इस क्लास का एक रूल बना लेते हैं, पहले गलत ही बोलना है 17 अटेम्प्ट।
We are influenced with Mahmoud Ghazni. 18 टाइम्स रॉन्ग करना, 18 बार में IIT JEE करना है। सर अटेम्प्ट तो 4 ही होते हैं पर तुम्हारे लिए 18, अबे तुम्हारे लिए यू पीपल आर स्पेशल। नया कोर्ट से एक लॉ आएगा तुम लोग, समथिंग स्पेशल बेटा। 4 बार तो रियल में दोगे और 14 बार सपने में देना, 18 बार हो जाएगा। इसमें से एक भी बच्चा IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस से कम सपना नहीं देख रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही है। हरकतें हैं एकदम से NIT में जाने वाले नहीं, पढ़ता ही नहीं। पढ़ो पढ़ो, आसान है JEE, ठीक से पढ़ोगे आसान है। 1 मिनट हो गया, तो क्या ऐसा सुंदर कांड चल रहा है, बताओ सुंदर काम क्या चल रहा है? सर मैंने सर सबसे पहले एक बार में एक उसको बोल दे, श्रेष्ठ जैन अभी ग्रेट कॉम्पिटिटर ऑफ श्रेय राणा शेयर योर माउथ प्लीज। श्रेष्ठ जैन प्लीज टेल मी। सर मैंने सर ऐसा किया है कि सर सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 40 टर्म्स माइनस सम ऑफ 25 टर्म्स। करेक्ट। एक ही बार में कैसे सही बोल दिए? तो यही तो इतने दिन से मैं कह रहा हूँ, सोच लोगे। एक बार में सही बोला तो तुम्हें भी अच्छा फील हुआ ना कि भाषण खत्म। वेरी गुड। और यही करना है तो क्या हो गया, S25 इज इक्वल टू S40 माइनस S25, 2S25 इज इक्वल टू S40। अब उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, A का वैल्यू मालूम है, D निकल गया होगा। सर D 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है क्या सर? कॉमन डिफरेंस। करेक्ट। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, ये भी JEE 2020 का क्वेश्चन है। वो तेरी ऐसे थोड़ी पूछ सकता है, इसको तो भारी भरकम पूछना चाहिए, है ना? इंटरेस्टिंग है ना? मतलब आप खुद से भी कर देख लो, तो इसीलिए डरने का नहीं है, डरना नहीं है। अब कहोगे कि सर आप आसान क्वेश्चन, ये 3 सितंबर 1 सितंबर 2020, मैं क्या करूं? अब यही नहीं पूछा, सारे मुश्किल थोड़े पूछते हैं, ऐसा थोड़े है कि सारा मुश्किल ही पूछते। और हाँ, वो बात भी सही है, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इट्स वेरी इजी, धीरे धीरे वो डिफिकल्टी की तरफ जाता है, और जैसे डिफिकल्टी की तरफ जाता है तो हम सोच लेते हैं मुझे सीक्वेंस सीरीज आता ही नहीं। जैसे अभी कम्प्लेक्स में सोचना हम शुरू कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके आता ही नहीं है सर, कुछ नहीं। अरे 200 में से 150 क्वेश्चन कर लिए तब कोई दिक्कत नहीं, 50 क्वेश्चन नहीं हो तो चैप्टर ही नहीं आता है। व्हाट अ लॉजिक। नेक्स्ट, इसको तो हमें बताने की जरूरत नहीं थी, सेकंड वाले को। अरे बोलो भाई। यस सर, हो गया। If the sum of series 20 plus 19 3/5 plus 19 1/5 plus 18 4/5 plus so on up to n terms is 488, and the nth term is negative। nth term समझते हो ना? nth term is negative। then चलो इस बार आंसर भी होता है, n is equal to 60। b nth term is -4, and third option is n is equal to 41, and the fourth option, the second option and fourth option is nth term is -4 2/5। इस बार प्लीज एक बार में सही आंसर बता, प्रथा टूटने ना पाए बस।
नहीं, हो गया। सर 2 मिनट बस, सर 2 मिनट होने वाला है सर, 2 मिनट सर। 4 मिनट तो पहले ले चुके हो, 14 घंटे का एग्जाम थोड़े होता है जी। एक सेकंड रुक जाओ सर। पेपर सॉल्व करना तुम। अच्छा, कर क्या रहे हो ये बताओ। सर पहले ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिस पे इसकी सर वैल्यू पहले डी 0 निकाल आएगी। लिया। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो डिक्रीजिंग एपीएल। तुम अब इस दायरे से अभी बाहर निकल गए हो बेटा, पहले रेस्ट जाए, अब उसमें वापस आओ। सर पहले 488 इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -2/5 करेंगे तो फिर उससे इक्वेशन आ जाएगी। ओके, क्या ये करेक्ट है श्रेय? क्या इसने करेक्ट बोला? नो सर। अच्छा, तो क्या करेक्ट है तुम बताओ। सर पहले ऐसी टर्म निकालेंगे जिसके जिसको ऐड करें 488 आ जाए। हाँ, तो क्या करेंगे उसमें बताओ। n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d। हाँ, ए की जगह पे क्या है? a की जगह पे 40 है, 20 है, तो 2a 40 हो जाएगा। अब डी की जगह पे क्या है? d की जगह पे 2/5 है। इसीलिए तो आंसर अभी तक नहीं है, -2/5 है। श्रेष्ठ जैन सही बोल रहा था, तो वहां पे क्या है? -2/5 है। वही इसी बात को बोला था, थोड़ा सा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म नहीं होता है। ठीक है, तभी 2 मिनट 8 मिनट तभी लगता है। बिल्कुल सही जवाब। तो इससे क्या बना, इक्वेशन क्या बन गया सिंप्लीफाई करके बताओ बेटा? n² माइनस 101n प्लस 5 इंटू 976। n² माइनस 101n प्लस क्या बना, प्लस या माइनस 976। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे क्या? 5 इंटू 976। 4780। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या है ना कि इसमें ठीक है, नहीं किया मल्टीप्लाई कोई बात नहीं, 976 का फैक्टर निकालो। ठीक है, तो 4 से तो डिविजिबल है ना, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, फिर 2 निकाल लो यहाँ से। 2 निकाल लिया तो ये क्या हो गया? 2 6 जा 1 जा, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? 5, इसको लिख सकते हैं +5 इंटू 8 इंटू क्या लिख सकते हैं? 61। तो ये क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो। 40 इंटू क्या हो गया? 61। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो गया n² माइनस क्या हो गया बेटा? 40n माइनस 61n माइनस 40 आएगा, 4 इंटू 40 5 होगा। 61 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज n माइनस 40 इंटू क्या हो गया? n माइनस 61 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू एक तो 40 आ गया, n का वैल्यू एक 61 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू आ गया, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गया। पहला टर्म तो यही हो गया कि n का वैल्यू 61 है और 40 है, 60 और 41 है। ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट? तो अब nth टर्म की बात हो रही है, तो यानी हम क्या करेंगे? ए या तो A40 निकाल के बताएंगे और A61 निकाल। A61 और A40 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 39 ए हमारा कितना है बेटा? 20 माइनस क्या हो गया? 39 इंटू क्या हो गया? 2/5। ऐसा ही होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। एक तो ये आएगा, दूसरा 61 में क्या हो जाएगा? a प्लस क्या हो गया? 60d, मतलब क्या हो गया? 20 माइनस क्या हो गया? जल्दी से बोलो 60 इंटू क्या हो गया? 2/5। दोनों में आसान कौन लग रहा है? ये वाला सॉल्व करना। 5 12, तो ये क्या हो गया? 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4, यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स क्या हो गया? -4। सर पर ये जो अपने सर ये वाला जो 976 का हो गया, तो 4 के बाद सर दोबारा 4 से मल्टीप्लाई होगा तब 61 आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 122 आ जाएगा। इसको कहते हैं दिमाग की दही बनाना। करके देख लो, करके देख लो, और फिर थोड़ी देर बाद अच्छा सर करके देखो ना। अच्छा सर, बच्चा सर जो करोगे उससे बेहतर है करके देखो। ठीक है, तो होमवर्क आपका क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द होमवर्क? प्लीज टेल मी, क्या बताया था? सर हम आपने बताया था एपी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी लेवल 1 लेवल 2 से ट्राई योरसेल्फ। आज एनसीईआरटी करो बस।
ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी करना है ना, तो एनसीईआरटी। यस सर, और क्वाड्रेटिक का भी थोड़ा बहुत करना है। आज बस एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी का शुरुआत के एक एक्सरसाइज करो बस, उसमें थोड़ा ही क्वेश्चन होगा, फटाक से कर लेना, ठीक है। ओके, तो 61 इंटू 8 इज इक्वल टू होता है 976। कर ले, नहीं होता है तो कैलकुलेट, नहीं तो कर। हाँ, उस दिख गया सारा। मुंह खोल के जो देख रहे हो, करो अपने पेज पे, मुंह खोल के सामने देख रहे, हाँ ऐसे कर, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो अगले क्लास में जो आएंगे तो आखिरी आपका डाउट क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि डाउट क्लास में तो आप पूछ नहीं सकते, उसमें आप कम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक और कम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक, और उसके बाद सीक्वेंस सीरीज कंटिन्यू करेंगे, फोकस करेंगे कम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक। ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.